नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स पे में। उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए हिस्ट्री की क्लास, जीके एंड जीएस में हिस्ट्री की क्लास आप कर रहे हो। देखो, प्राचीन भारत हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम एंटर करेंगे मेडाइवल हिस्ट्री में, यानी कि मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत हम शुरू करेंगे। इन क्वेश्चन यहाँ से ऐसा नहीं है नहीं बनते, बनते हैं क्वेश्चन। और 5 से 6 दिनों में मैं इसको कंप्लीट करा के आपका आधुनिक भारत में एंटर करेंगे, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। आप सभी लोग जो प्यार और सपोर्ट दे रहे हो वो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मतलब गुडविल गुडविल कहते हैं ना, अच्छा अच्छा फील हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा आप लोगों से और सपोर्ट की जरूरत है। तो सपोर्ट कैसे भाई? आप लोग क्लासेस को देख रहे हो तो उसको शेयर भी कर सकते हो ना, शेयर भी कर सकते हो। पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब, मैं देखता हूँ यार सब लोग देखते तो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो ये गलत बात है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देखो नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो। बेल का आइकन क्लिक कर लोगे, जिससे जाने वाला जो भी वीडियो आगे आएंगे उसकी नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। तो हम मध्यकालीन भारत की बात करेंगे। मध्यकालीन भारत की बात करेंगे तो यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम से ये शुरू होता है आपका मध्यकालीन भारत। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जितना मैं पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री में उतना पढ़ लो, यहाँ से आपके बीएड एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाएगा हिस्ट्री से, अगर जो आता है तो। इससे बाहर तो नहीं ही जाएगा। तो मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है भारत पर पहले मुस्लिम आक्रमण से। तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। जब किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। तो भारत पर क्वेश्चन आएगा, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में। कब? 712 ईस्वी में भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण क्यों हुआ? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। इसको याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था। और ये मोहम्मद बिन कासिम जो थे ये अरब थे। कौन थे? अरबी थे, अरबी थे। ठीक, चलिए इसके बाद बात करें, मोहम्मद बिन कासिम का नाम तो आता ही आता है। और अरबों ने जो 712 ईस्वी में जो आक्रमण किया था, इन्होंने सिंध पर विजय पाई थी, ये भी याद रखिएगा। कहां पर विजय पाई? सिंध पर विजय पाई थी। ठीक, इसके बाद जो क्वेश्चन आपका आता है सबसे ज्यादा, कि महमूद गजनबी के बारे में। महमूद गजनबी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता? इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। इनका सबसे महत्वपूर्ण जो आक्रमण था वो सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था इन्होंने। और महमूद गजनबी भारत में आता है भाई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य होता है सत्ता करना नहीं, शासन करना नहीं। इसका मुख्य उद्देश्य एक ही होता है भाई, हम आए हैं, हम लूटेंगे। लूटेंगे क्या? लूटेंगे धन, धन संपत्ति को लूटेंगे और हम चले जाएंगे। तो इनका मुख्य उद्देश्य यही था भारत पर आक्रमण का, कि भैया धन संपत्ति लूटना। तो महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। महमूद गजनबी ने 17 आक्रमण कब से कब तक थे? 1001 ईस्वी से शुरू करके 1027 ईस्वी के बीच में कुल भारत पर इन्होंने 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया। और इनका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण मैंने बोला कि सोमनाथ मंदिर, गुजरात सोमनाथ मंदिर पर जो इन्होंने हमला किया था, यह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता भाई सोमनाथ मंदिर पर इन्होंने हमला किया, और करीब बहुत सारी संपत्ति यहाँ पे इनको इनको ये पता चला कि भाई मंदिर है यहाँ पे सोमनाथ मंदिर, और इसमें बहुत सारी संपत्ति यहाँ पे है। कहा जाता लगभग 20 लाख दिनार, 20 लाख दिनार संपत्ति इनके हाथ लगी। इसमें इसमें जब इन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटा। भाई ये सोमनाथ मंदिर को लूट के जा रहे थे, सोमनाथ मंदिर को लूट के जा रहे थे। बीच में जाटों ने देखा कि भैया बहुत सारा संपत्ति पैसा लूट के जा रहा, तो जाटों ने भी क्या किया? इन पर हमला कर दिया रास्ते में। मतलब ये मंदिर है, ये लूट के जा रहे हैं, रास्ते में जाटों ने हमला कर दिया और यहाँ से थोड़ी बहुत पैसा संपत्ति लूट ली। अब भाई इनको गुस्सा आ गया, किसको? महमूद गजनबी को। महमूद गजनी को गुस्सा आया और इन्होंने लास्ट में इनका अंतिम आक्रमण जो था वो था जाटों के विरुद्ध। तो क्वेश्चन आएगा कि महमूद गजनवी का लास्ट अंतिम आक्रमण क्या था? अंतिम आक्रमण किनके विरुद्ध था? तो जाटों के विरुद्ध था। गुस्सा लगेगा भाई, हम यू लूट लूट के जा रहे हैं, आप बीच में हमारी संपत्ति में से कुछ संपत्ति लूट लोगे, तो ये गलत है ना। तो गलत कुछ भी नहीं है, जो था सो था। ठीक है, बात करें यहाँ पे सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? 1025 ईस्वी में। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? महमूद गजनी, यह भी याद रखिएगा। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? महमूद गजनी। महमूद गजनवी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह भी याद रखिएगा, धन की प्राप्ति करना, धन की प्राप्ति करना। मोहम्मद गोरी का भारत पर पहला आक्रमण, इसके बाद मोहम्मद गोरी का नाम आता है। मोहम्मद गोरी पर भारत का आक्रमण, पहला आक्रमण किसके विरुद्ध था? मुल्तान के विरुद्ध। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको दे दिया है। ठीक, चलिए
महमूद गजनी की अगर जो हम बात करें यहीं पे खत्म हो जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है इसकी मृत्यु? 1030 ईस्वी। 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है महमूद गजनी की। यहीं पे महमूद गजनवी का काल खत्म हो जाता है। ठीक, अगर जो क्वेश्चन आएगा कि महमूद गजनवी के जो दरबार था उसमें कौन कौन रहते थे, तो आपने अल बरूनी का नाम सुना होगा, फिरदौसी का नाम सुना होगा, फारूकी का नाम सुना होगा। तो ये सब महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। अल बरूनी, फिरदौसी महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। उसके बाद आता है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का भारत पर पहला आक्रमण जो था मुल्तान के विरुद्ध था। ये भी याद रखिएगा, मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण भारत में मुल्तान के विरुद्ध था। ठीक, मोहम्मद गोरी ने 3 युद्ध लड़े थे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तराइन का प्रथम युद्ध एग्जाम में आ सकता है, तराइन का दूसरा युद्ध और चंदावर का युद्ध। ये 3 युद्ध है आपके मोहम्मद गोरी से रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपके क्वेश्चन बनना होगा, बीएड में बन जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा मोहम्मद गोरी से रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ना। अगर जो कुछ होगा तो मैं बता दूंगा, बस इतना ही मोहम्मद गोरी। उसके बाद हम सल्तनत काल में चलेंगे, गुलाम वंश में एंटर कर जाएंगे। ठीक, चलिए, तो मोहम्मद गोरी का भारत पर पहला आक्रमण मुल्तान के विरुद्ध था। उसके बाद 3 युद्ध की बात कर लेते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। कब लड़ा गया? 1191 में। याद रखिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। ठीक, एक साल बाद 1192 में फिर से मोहम्मद गोरी भाई हार जाता है और तैयारी करके आता है, भाई इस बार हम हरा के जाएंगे किसी को, पृथ्वीराज चौहान को। और फिर से एक साल बाद यानी कि 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच दूसरा तराइन का युद्ध होता है, लेकिन इस बार पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और मोहम्मद गोरी यहाँ पे जीत जाता है। ठीक, 2 साल बाद चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच होता है, जहां पर मोहम्मद गोरी जीत जाता है। यानी कि ये 3 युद्ध आपको याद रखना है, पृथ्वीराज चौहान और जो मोहम्मद गोरी से रिलेटेड है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के बीच, जहां पे पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। दूसरा 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के बीच, जहां पे मोहम्मद गोरी जीत जाता है। तीसरा युद्ध आपका चंदावर का युद्ध है। ठीक, 2 साल बाद यानी कि 1194 ईस्वी में आपका किसके किसके बीच होता है? गोरी और जयचंद के बीच, जहां पे आपका गोरी मोहम्मद गोरी जीत जाता है। ये 3 युद्ध आपको याद रखना है। अब आते हैं हम दिल्ली सल्तनत में एंटर करते हैं। दिल्ली सल्तनत में वंश की बात कर लेते हैं। ठीक, तो दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश हमको पढ़ना है इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत की, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको गुलाम वंश पढ़ना है। उसके बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। ठीक है, चलिए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश और लोदी वंश। ठीक है, मैंने बोला था कि भाई किसी भी वंश की बात करें, किसी भी डायनेस्टी की बात करें, 3 चीजें आपको महत्वपूर्ण तरीके से आनी चाहिए। पहला, उस वंश के संस्थापक कौन थे, उस वंश के अंतिम शासक कौन थे, उस वंश से रिलेटेड कोई महत्वपूर्ण शासक। जैसे खिलजी वंश की बात करें, इसके संस्थापक कौन थे ये आपको पढ़ना है। उस वंश का कोई प्रतापी शासक, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपने पढ़ लिया। अंतिम शासक कौन था, बस खत्म। ये आपका बीएड, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। अगर जो उसने कुछ इमारत बनवाई है तो वो आप पढ़ सकते हो। ठीक, तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी ये हम पढ़ेंगे अलग अलग तरीकों से। सबसे पहले कुछ देख लेते हैं। गुलाम वंश की बात करें, 1206 से 1290 ईस्वी तक चला। संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश की बात करें, 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। संस्थापक थे जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। तुगलक वंश की बात करें, 1320 से 1413 ईस्वी तक चला। संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद सैयद वंश की बात करें, 1414 से 1451 ईस्वी तक संस्थापक थे खिज्र खां। और लोदी वंश की बात करें, 1451 से 1526 ईस्वी तक चला। इसके संस्थापक थे बहलोल लोदी। ठीक है, तो इतना क्लियर है, ये आप देख लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले रहा हूं, लिख सकते हो। अब हम शुरू करेंगे आपका सल्तनत काल। दिल्ली सल्तनत काल में पहला वंश गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पहला वंश गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, गुलाम वंश के टाइम पीरियड की बात करें, ये कब से कब तक रहा? 1206 से 1290। गुलाम वंश से रिलेटेड एक पहला क्वेश्चन आप याद रखिएगा, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे। ठीक, अब ये गुलाम वंश नाम क्यों पड़ा आपने? इसके पहले मैंने मोहम्मद गोरी पढ़ा है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये मोहम्मद गोरी का क्या था? गुलाम था। मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक, इसी के लिए यहाँ पे इसका नाम गुलाम वंश रख दिया गया, गुलाम वंश रख दिया गया। ठीक है, चलो चलो ठीक है, चलिए अब आइए चलते हैं हम गुलाम वंश पे। गुलाम वंश में सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। तो पहला क्वेश्चन याद रखिएगा, गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ये गोरी के गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने याद रखिएगा कुतुब मीनार की नींव रखी थी।
क्या? कुतुब मीनार की नींव रखने का काम किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पहला क्वेश्चन आपका बनेगा, कुतुब मीनार की नींव रखने का काम किसने किया था? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। अब नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रख दी, क्या बनवाया नहीं था? भाई बनवाना शुरू किया था ना, नींव रखने का काम किया था, पहला ईंटा रखने का काम किया था। काम पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के बारे में भी हम पढ़ेंगे, इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। ठीक, तो क्या क्या महत्वपूर्ण काम किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने? कुतुब मीनार का नींव रखा था, इसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी, इसको लाख बख्श नाम से भी जाना जाता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का अन्य नाम क्या था? लाख बख्श। लाख बख्श, ठीक है, इसको अन्य नाम लाख बख्श, यानी कि लाख बख्श को बोलते हैं लाखों का दान देने वाला, लाखों का दान देने वाला बोलते थे कि क्या? लाखों का दान देने वाला, दान देने वाला, लाख बख्श। ठीक, लाखों का दान देने वाला। ठीक है, चलिए, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है, इसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है, इसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, इसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और चौगान, चौगान जिसको बोलते हैं पोलो, पोलो खेलते समय 1210 ईस्वी में घोड़े से गिरकर इसकी मौत हो जाती है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है भाई, चौगान या पोलो खेलते समय किसकी मृत्यु हो जाती है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था ऐसा, दिल्ली सल्तनत का, गुलाम वंश का संस्थापक था, जो चौगान खेलते समय या पोलो खेलते समय जिसके घोड़े से गिरकर मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट है, याद रखो कि गुलाम वंश की जो चली थी 1206 से 1290, स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किए गए कार्य की बात करें, इसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, इसका निर्माण करवाया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है, इसका निर्माण किसने करवाया था? ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसको लाख बख्श नाम से भी जानते थे, ठीक है, यानी कि लाखों का दान करने वाला। इसने अपनी राजधानी लाहौर में बनवाई थी। और इसके अलावा चौगान यानी कि पोलो खेलते समय 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इतना आप याद रखोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय की बात हमने की थी, किसने बनवाया था? कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? धर्मपाल ने। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिलजी, यही बख्तियार जो खिलजी था, इसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने का, ध्वस्त करने का काम किया। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, याद रखिएगा। बख्तियार खिलजी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने का प्रयास किया, नहीं कोशिश किया, नहीं कर दिया था। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था, आराम शाह था, जिसकी हत्या इल्तुतमिश ने कर दी और इल्तुतमिश उसके बाद गद्दी पर बैठा। यानी कि आराम शाह उत्तराधिकारी था, आराम शाह को गद्दी पर बैठना चाहिए था, लेकिन क्या किया भाई? इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर दी और यहाँ पे गद्दी पर कौन बैठा? गद्दी पर बैठा यहाँ पे इल्तुतमिश। ठीक है, वैसे आराम शाह ने भी 8 महीने शासन किया था, लेकिन फिर इल्तुतमिश ने हत्या करके, यहाँ पे इसके बारे में हमें ज्यादा पढ़ने को नहीं मिलता। आराम से आराम ही करते रह गए और इल्तुतमिश ने कर दी इनकी हत्या और यहाँ पे आ गए इल्तुतमिश गद्दी पर। ठीक है, अब आइए हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा बहुत। इल्तुतमिश याद रखिएगा, इब्ता प्रणाली इन्होंने चलाई थी। क्या? कौन सी प्रणाली? इल्तुतमिश ने इब्ता प्रणाली चलाई थी। ठीक है, इब्ता प्रणाली इन्होंने चलाई थी इल्तुतमिश ने। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा भाई, इब्ता प्रणाली किसने चलाई थी? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इब्ता प्रणाली चलाई थी। ठीक है, चलिए, इसके बाद अगर जो हम बात करें और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका, राजधानी जो था कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ बनाया था? लाहौर, उसको दिल्ली ले आया। पुनः राजधानी दिल्ली लाने का काम किसने किया? इल्तुतमिश ने। पहला शासक इल्तुतमिश था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। कुतुब मीनार का नाम निर्माण पूरा कराने का कार्य किसने किया था? इल्तुतमिश ने। तुर्कान चहलगामी, इन्होंने एक दल बनाया, एक फोर्स बनाया, जिसे तुर्कान चहलगामी बोलते हैं, जो 40 गुलाम सरदारों का दल था। गुलाम मतलब जो हम कहेंगे वो करेंगे। भाई इनका काम क्या था? जो भी हमारे अपोजिशन में बोलेगा भैया उसको मार डालो, खत्म कर डालो। तो इन्होंने तुर्कान चहलगामी बनाया, जो 40 गुलाम सरदारों का दल था। ठीक है, तो यही एक काम था भाई इनका, बस और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये किसका? तुर्कान चहलगामी। अभी लास्ट में हम पढ़ेंगे बलबन के बारे में। बलबन ने इसको खत्म कर दिया था, दल को, पूरे दल को मार दिया था, खत्म कर दिया था बलबन ने। ठीक है, तो इतना आप याद रखोगे इल्तुतमिश के बारे में कि भाई इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली लेके आया। ठीक, इसने और क्या किया? इसने इब्ता प्रणाली चलाई थी, पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया और तुर्कान चहलगामी यानी कि 40 गुलाम सरदारों का
दल बनाने का काम किसने किया था? ये किया था आपका इल्तुतमिश ने, ये किया था आपका इल्तुतमिश ने। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा कि नहीं? थोड़ा सा मैं इसमें सेटिंग में कुछ दिक्कत हो रहा है क्या भैया? साफ साफ दिखाई दे रहा ना? चलिए चलिए, ठीक है। अब यहां तक हो गया। इल्तुतमिश ये भी याद रखिएगा, पहला शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की, बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की उपाधि धारण की थी, याद रखिएगा। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, याद रखिएगा। इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है कब? 1236 में। इसके बाद इसका पुत्र रुकनुद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठता है, लेकिन एक अयोग्य शासक था, एक अयोग्य शासक था। इसको हटाकर रजिया सुल्तान यहाँ पे गद्दी पर बैठ जाती है। रजिया सुल्तान से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछा जाता है कि प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। इनकी शादी होती है अल्तुनिया से। प्रथम महिला मुस्लिम शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। पर्दा प्रथा का त्याग करने का काम पहले किसने किया था? रजिया सुल्तान। पर्दा प्रथा को त्याग करने का काम किसने किया था? ठीक है, रजिया सुल्तान। ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। आगे चलें। रजिया की शादी जो हुई थी अल्तुनिया से हुई थी, याद रखिएगा। और शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया था, लेकिन वह सफल रही थी। अब इसके बाद 1240 ईस्वी में डाकुओं के द्वारा रजिया की हत्या कर दी जाती है। जब रजिया की हत्या कर दी गई, उसके बाद यहाँ पे दिल्ली की गद्दी पर जो इंपॉर्टेंट जिससे प्रश्न बन सकते हैं, बलबन आता है। बलबन। बलबन के बारे में मैंने बताया, इसने पहला काम जो किया भाई, तुर्कानी चहलगामी जो 40 गुलाम सरदारों का दल था, इसको नष्ट करने का प्रयास किया, खत्म कर दिया भैया। ये खत्म कर दिया, यानी कि रास्ते के जो कांटा था, मुख्य कांटा था, उसको हटा दिया। अब हमको कोई दिक्कत नहीं है। सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत करने का काम किसने किया था? बलबन ने। इसने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नवरोज उत्सव, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नवरोज उत्सव का प्रारंभ किसने किया? ये बलबन ने किया था। ठीक है। इसके दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। तो अमीर खुसरो वो अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? ये रहते थे बलबन के दरबार में। ठीक है। सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने की थी। ठीक, बलबन ने की थी। नवरोज उत्सव फारसी रीति रिवाज पर आधारित था। ये नवरोज उत्सव, इसका प्रारंभ किसने किया था? ये बलबन ने किया था। बलबन ने किया था। ठीक। और याद रखिएगा, बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त नीति का पालन किया था। ठीक है। मतलब यार, जो भी शत्रु थे उनको मार डालो, खत्म कर डालो। ठीक। दरबार में इसके अमीर खुसरो व अमीर हसन रहते थे। और यहाँ पे याद रखिएगा, गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर था। शमसुद्दीन कैमूर था। ठीक है, गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर था। इतना आप पढ़ लिए। हम अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में खिलजी वंश। खिलजी वंश पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। खिलजी वंश पूरा पढ़ के खत्म करेंगे। तो पूरा हम दिल्ली सल्तनत हम नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे। खिलजी, लोदी, उसके बाद हम अगले नेक्स्ट क्लास में भक्ति व सूफी आंदोलन करेंगे। यानी कि आज आपने मध्यकालीन भारत शुरू किया, और आज अब दिल्ली सल्तनत में आपने जो गुलाम वंश था उसको भी खत्म कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थोड़ा थोड़ा करते रहे, पढ़ते रहे, बुक से भी पढ़ते रहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी पढ़ते रहिए, नोट्स बना रहा हूँ नोट्स भी बनाते रहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।